आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट इन द 20th सेंचुरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो सके। साथ ही इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि आखिर मैनेजमेंट का फंक्शंस होता क्या क्या है। तो सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? जो प्लानिंग होता है वो क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कि हर मैनेजर को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लानिंग होता है क्या? प्लानिंग का मतलब होता है कि हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, कब करना है, व्हेन टू डू, और कौन उस काम को करेगा, हु इज़ टू बी गोइंग टू डू इट। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग स्टार्टिंग में या एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं तो उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है? वो गैप को दूर करता है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आज खड़ा है, मान लो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आज खड़ा है और वो चाहता है कि फ्यूचर पे यहाँ तक पहुँचे, तो ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये ब्रिज जो होता है, उसको दूर करने में प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए क्या होता है, मैनेजर एडवांस में डिसाइड कर लेता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उस काम को करेगा। तो वही होता है प्लानिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्लान हो गया एक बार ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। मतलब हम लोग एक फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? एक फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कितना यूनिट्स चाहिए या कितना सब यूनिट्स चाहिए, कितना डिपार्टमेंट्स चाहिए हम लोगों को, क्या क्या पोस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या डेजिग्नेशंस जो कि नीडेड है हमारे डिपार्टमेंट में, मतलब किसको क्या अथॉरिटी देना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ये सारा कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं। ये सारा डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट में। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग जो होता है सबसे पहले कि ये थर्ड फंक्शन होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एम्प्लॉय को रिक्रूट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिक्रूट। उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ फिर क्या किया जाता है? उनको अपॉइंट किया जाता है, उनका क्या ड्यूटी है वो उनको बताया जाता है, साथ ही साथ क्या उनका साथ अच्छा कोऑर्डिनल रिलेशन बनाया जाता है, और उनको अगर किसी भी तरह का कोई ग्रीवांसेस है तो उसको दूर करने में भी हेल्प किया जाता है। तो स्टाफिंग में ओवरऑल इतने सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टाफिंग फंक्शन में इंक्लूड होती है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट कराना, ये सब चीज़ भी आता है। उनको कितना रेमुनरेशन देना है, उनको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है, क्या अपना प्रमोशन देना है, क्या उनको इंक्रीमेंट देना है कि नहीं देना है, किस बेसिस पे उनको इंक्रीमेंट देना है, कितना इंक्रीमेंट देना है, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, और हर एम्प्लॉय का क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड रखना। ये सारा कुछ क्या होता है, स्टाफिंग का प्रोसेस में लिया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? ये फोर्थ स्टेप हो जाता है मैनेजमेंट फंक्शन का। तो डायरेक्टिंग में होता है क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करना या तो फिर इंस्ट्रक्ट करना। किसको इंस्ट्रक्ट करना? जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना, ताकि क्या हो सके कि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके और साथ ही साथ वो क्या हो, मोटिवेटेड भी रहे। क्लियर है इतना? तो जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक लीडर की तरह भी काम करता है और एक गाइड की तरह भी काम करता है, ताकि क्या हो सके कि जो भी काम है वो अच्छी तरह से हो सके। तो डायरेक्टिंग में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। डायरेक्टिंग में आ जाते हैं जैसे सुपरविज़न, क्योंकि क्या होता है कि जो मैनेजर होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं अपने एम्प्लॉय को। फिर आता है मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तभी वो अपना काम क्या है, अच्छी तरह से कर पाएगा। फिर आता है कम्युनिकेटिंग। तो जाहिर सी बात है अगर एम्प्लॉय को, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी उसको पता होगा कि उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और तभी जा कर के क्या है, वो कोई भी काम को अच्छा से कर पाएगा। अगर उस तक बात सही तरह से पहुंच ही नहीं पाया तो उसको पता ही नहीं होगा कि उसको क्या काम करना है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन होना अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? तो जो मैनेजर होता है या तो फिर कोई एक पीपल को क्या किया जाता है, वहाँ पे लीडर बनाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, अपने ग्रुप को अच्छी तरह से लीड कर सके, गाइड कर सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको पूरा करने में हेल्प कर सके। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो ये क्या हो जाता है, ये
लास्ट फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट का। पर ये लास्ट फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहीं से क्या होता है वापस से ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, ये जो प्लान परफॉर्मेंस है, मतलब जो हम लोग प्लानिंग में किए थे कि हम लोगों को मान लो इतना काम है, जैसे हम लोग क्या करना है, कैसे करना है, ये सब एडवांस पे डिसाइड किया था। तो जो प्लान परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल हम लोग का परफॉर्मेंस निकल के है, उसके बीच में वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। और अगर वो कंपैरिजन में क्या है, डेविएशन ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा का डिफरेंस निकल के आता है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो कंट्रोलिंग मैनेजर होता है, उसका ये ड्यूटी होता है कि वो डिफरेंस क्यों आया और उसको कैसे दूर किया जाए, इन सब चीज़ों का पता लगाता है और उसको दूर करने को लेकर के करेक्टिव मेजर्स बताता है, ताकि आने वाले टाइम में वैसा गलती या उस तरह का मिस्टेक आगे जा कर के ऑर्गेनाइजेशन को फेस ना करना पड़े, और प्लान परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या हो सके, इक्वल हो सके। तो ये था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि जो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जैसे फंक्शंस जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, ठीक है। ये 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो किसका क्या काम होता है, तो जो टॉप लेवल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। मिडिल लेवल क्या करते हैं, वो स्टाफिंग करते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं। और लोअर लेवल क्या करते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। क्लियर है इतना। तो प्लानिंग के बारे में मैंने बता दिया, ऑर्गेनाइजिंग बता दिया, स्टाफिंग बता दिया, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में कि आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो ये सारा फंक्शन जो है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके अलावा एक और फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जो कि मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो ये सिर्फ फंक्शन ही नहीं होता, ये क्या होता है, एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्या होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, कि क्या क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज, जितने भी एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्या किया जाता है, एक साथ ले करके आया जाता है, और साथ ही उनके बीच में क्या लाया जाता है, हार्मोनी लाया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये बेस होता है या प्राइमरी फंक्शन होता है, जो कि हर मैनेजर को करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, रिलेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके अपने अपने एक्टिविटीज़ को, तभी जा कर के क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है, तो बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन जो होता है, जैसे फंक्शंस है मैनेजमेंट के, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शंस हम लोग पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प करता है, तो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में क्या होता है, जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं, जो भी सपोर्टिव प्लान बनाते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स लाए जाते हैं, एक्सपर्ट ही होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करके करते हैं। तो जाहिर सी बात है उस टर्म में भी क्या होता है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑथोरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में आती है। साथ ही साथ जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बीच में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग में क्या है, जो लोगों का स्किल है और जो उनको जॉब असाइन किया जाता है, उसके बीच में भी क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एफिशिएंसी और कॉम्पनसेशन के बीच में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग की। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन बनता है। तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तभी जा करके वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है, प्लान परफॉर्मेंस होता है, उसके बीच में कंपैरिजन होता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी जा करके ये क्या होगा, प्रोसेस सक्सेसफुली हो पाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद हम लोग ये बात तो कर ले कि जो क्या है, फंक्शंस है मैनेजमेंट के। अब इसके बाद हम लोग इसके लेवल्स पे बात करते हैं। जो 3 लेवल्स होते हैं, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में क्या होता है, टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं और जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, उसका जो भी एफर्ट्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसके टुवर्ड्स लेकर के जाते हैं। तो उसके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि टॉप लेवल मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं और
ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज़ से, अपने एम्प्लॉयज़ से। तो उसके लिए क्या होगा कि उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी जा करके वो क्या कर सकते हैं, जो भी अपना डायरेक्शन, जो भी प्लान पॉलिसीज़ वो बनाए वो क्या करेंगे, मिडिल लेवल को जा करके बता पाएंगे। अगर टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि टॉप लेवल अपना बात अच्छी तरह से मिडिल लेवल को बता पाए? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल क्या करता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसके बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बना करके रखता है। क्योंकि क्या अलग अलग एक्टिविटीज़ भले पर वो है तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही, तो इसके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने के लिए बाकी सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं लोअर लेवल की। तो लोअर लेवल क्या करते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए कि वर्कर्स है, अब उनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तो क्या वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है इतना? तो फर्स्ट हो गया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड हो गया लेवल्स। अब थर्ड यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए वहाँ के लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर सब अपने अपने में काम करने लगेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब इसका नेक्स्ट इसके फीचर्स और नेचर के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका क्या नेचर होता है। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में ग्रुप एफर्ट्स होता है। ऐसा मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वो उसको अकेले काम करना है तो वो अपने हिसाब से अपने काम कर सकता है। पर यही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो साथ में काम करते हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। क्योंकि क्या होता है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव किया जा सके। क्लियर है इतना? अब साथ ही साथ क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें कोई भी तरह का झगड़ा होता है या फिर कोई डैमेज होता है, तो वो कहीं ना कहीं क्यों होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं इसलिए होते हैं। तो अगर मान लीजिए सब एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करें तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज भी बहुत कम होगा, डैमेज भी बहुत कम होगा, साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस भी कम हो जाएगा अगर उन लोगों के बीच में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन है तो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन है कल नहीं होगा तो चल जाएगा, जी नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जा कर के क्या होगा, काम अच्छी तरह से चल पाएगा, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम हो पाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो पर्वेसिव फंक्शन होता है। क्या होता है, पर्वेसिव फंक्शंस होता है, क्योंकि जितने भी लेवल्स होते हैं हम लोग पढ़े थे, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ जितने भी मैनेजर्स होते हैं, सब मैनेजर्स को क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कोई एक लेवल का काम नहीं, टॉप लेवल का ही काम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्या कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे मतलब नहीं है कि आपका साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है या हल्का सा बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। अब बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको ऑर्गेनाइजेशन जो वो बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे। अब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो मतलब ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, कम एम्प्लॉयज़ है मतलब कम कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मतलब कम एम्प्लॉयज़ है तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ भी हम लोग काम कर सकते हैं। और यही अगर एक जन काम कर रहा है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जितने इंडिविजुअल होंगे उनका अपना अपना नीड होगा, अपना अपना ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसलिए वैसे केस में कोऑर्डिनेशन का अच्छा से होना, प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट होता है फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन? तो जो फंक्शंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपना इंडिविजुअली काम करते हैं। पर क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते ही है। ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंड नहीं होगा, या सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और परचेज पे डिपेंड नहीं होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे पर से इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इस केस में ज़रूरी है कि इन सभी के बीच में क्या हो, अच्छा से कोऑर्डिनेशन हो सके।
क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन होगा अच्छी तरह से तभी क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्लियर है इतना? अब इसके बाद एक और चीज़ होता है इसमें, स्पेशलाइजेशन। क्या होता है? स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उनको ये लगता है कि जो क्वालिफाइड पीपल होते हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, राइट डिसीजंस ले सकते हैं, राइट टाइम पे ले सकते हैं, राइट डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो जितने भी स्पेशलिस्ट जो वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऐसा लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट को ही हायर किया जाता है। जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उन्हीं लोग को हायर किया जाता है। और एक्सपर्ट लोग हायर किए गए तो एक्सपर्ट लोग को खुद में भी ये चीज़ लगता है कि हम एक्सपर्ट है इस चीज़ में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, सामने वाला या दूसरा आदमी इतना अच्छा से नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, सब अगर अपने अपने में काम करने लगेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा, कैओस होगा। तो इस केस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि क्या हो सके कि एक्सपर्ट लोग में भी अपने में ये ईगोइस्टिक भावना ना रहे कि वो सबसे बेस्ट है, वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करके काम करते रहे। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट इन द 20th सेंचुरी। तो मैनेजमेंट इन द 20th सेंचुरी क्या होता है? तो मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी क्या है, वो एक ग्लोबल मैनेजमेंट हो जाता है। आज के डेट में क्या होता है, ये ग्लोबल मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि आज क्या हो रहा है, एक पूरा दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज होता है, जहाँ पे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट डे मैनेजर को क्या है, ग्लोबल मैनेजर की तरफ रहना पड़ता है और बहुत सारे चैलेंजेस को उसको फेस करना पड़ता है। तो आज के डेट में जो ग्लोबल मैनेजर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? सबसे पहला यहाँ पे है कि जो कंट्री के मैनेजर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छी तरह से डील कर सके, जो भी लीगल बॉडीज़ है उनके साथ अच्छी तरह से डील कर सके, जो भी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है उनसे क्या हो सके, अपने ऑफिस के बिहाफ में जा कर के उनसे डील कर सके। साथ ही साथ क्या होता है कि उनका ये भी ड्यूटी हो जाता है फंक्शनल मैनेजर के तौर पे कि जो भी टेक्निक्स होते हैं, जो भी सही रिसोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको क्या कर सके, सही तरह से सेलेक्ट कर सके, ताकि वो क्या करें, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करना है तो सही चीज़ों को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है कि बिज़नेस लीडर के तौर पे उसको क्या करना चाहिए। तो जो ग्लोबल मैनेजर्स होते हैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते रहना चाहिए, जो भी वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, वर्ल्ड के जो ट्रेंड्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो रहे हैं बाहर की दुनिया में, जिस लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस में क्या है, वहाँ पे चेंजेस लाते रहना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये था टोटल चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 से रिलेटेड मैंने पूरे टॉपिक का वीडियो बना रखा है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट होता है फिर भी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।